ओके। एंड टीम, आज का टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी समय से मैं अपने कंपनी में भी और टीममेट्स को भी बार बार समझा रहा था कि इसको देखो, इसको वीडियोस देखो या इसको पढ़ाई करो, अंडरस्टैंड करो। फिर मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं आज ये टॉपिक ही लेके आया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। तो इस प्रेजेंटेशन में जो हमारे पास टॉपिक्स है वो क्या क्या है। पहला है डेफिनेशन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जैक्ट होता क्या है ये हम बताएंगे। Why it matters in AI era। AI एरा में इसका क्या चीज होता है, क्या जरूरत होती है या क्या इसका योगदान है, ये हम देखेंगे। और रोल इन टूल्स लाइक चैट जीपीटी, क्लाउड जेमिनी, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी प्रॉम्प्ट से रिलेटेड है, तो प्रॉम्प्ट वाले जितने भी एआई टूल्स है वहां पर जो इस्तेमाल करते हैं वो सब में काम आएगा। एंड रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, ये भी हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला स्लाइड। व्हाट इज प्रॉम्प्ट? इंस्ट्रक्शन गिवन टू एआई। एआई को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। इनपुट दैट गाइड्स आउटपुट, यानी कि हमारा जो गाइडेंस होता है कि हमें एग्जैक्ट क्या आउटपुट चाहिए, वो हम प्रॉम्प्ट में देते हैं। जैसे इसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है, कोई कमांड भी हो सकता है, कोई कॉन्टेक्चुअल डाटा भी हो सकता है। और इस प्रकार से प्रॉम्प्ट देने से हमको क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। तो एग्जैक्ट हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो एलएलएम के पास जाता है। ये बीच में दिख रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो एलएलएम जो है उसके पास हमारे प्रॉम्प्ट जाता है और वो हमको एक आउटपुट देता है। तो सिंपल प्रॉम्प्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया। तो चैटबॉट में, जेमिनाई में, किसी भी एआई टूल्स में जब हम कोई टाइप करते, प्रॉम्प्ट देते, तो उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो अभी ये प्रॉम्प्ट की बात हो रही है, इसमें वॉइस हो गया या टेक्स्ट इमेज वगैरह देना, उसकी बात नहीं रही। जो भी हम टाइप करके टेक्स्ट फॉर्मेट में देते, हम केवल उसके बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगला टॉपिक से यहाँ पर, हाउ एआई अंडरस्टैंड प्रॉम्प्ट्स, यानी हमको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली में एआई को जब हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं तो वो कैसे समझता है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करता है। तो इसमें आप देखोगे तीन चीजें। पहला है टोकन एंड कॉन्टेक्स्ट विंडोज, यानी जब चैट जीपीटी में, जेमिनाई में, क्लाउड में, किसी में भी आप जब प्रॉम्प्ट टाइप करते हो और प्रॉम्प्ट लिख करके जब सबमिट करते हो, तो जो प्रॉम्प्ट है आपका इमीडिएट टोकन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। ये अलग अलग एआई टूल का कॉन्टेक्स्ट विंडो की साइज अलग अलग होती है। किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है। तो अभी मार्केट में जेमिनाई और जीपीटी की जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है बहुत बड़ी है। अब दोनों में किसकी ज्यादा बड़ी मुझे नहीं पता, बट दोनों का बहुत ज्यादा सफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट विंडो है। जबकि और भी एआई टूल होते हैं जैसे परप्लेक्सिटी हो गई, और बहुत सारे जो लास्ट टाइम एआई टूल्स बताए थे, इसके कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत कम होते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो वो होता है कि जो आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी साथ में लेके जाता है। अगर आपने कोई एक लाइन का प्रॉम्प्ट दिए हो तो आपका एक लाइन का प्रॉम्प्ट एग्जैक्ट एलएलएम के पास नहीं जाता, उसके साथ आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट जाता है। आप बैकग्राउंड में या थोड़ा देर पहले क्या क्या काम कर रहे थे, या सेम उसी विंडो में, चैट विंडो में आपने क्या क्या पिछला कुछ क्वेश्चन वगैरह किया था, तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट भी साथ में जाता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि आपने जो अभी नया क्वेश्चन पूछा है, नया प्रॉम्प्ट भेजा है, तो उसमें एग्जैक्ट क्या आउटपुट देना है। तो ये दो चीज जाती है, टोकन एंड कॉन्टेक्स्ट विंडो। एंड सेकंड है पैटर्न रिकॉग्निशन होता है इसमें। और पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब है कि जो भी टोकन्स आ रहे उसमें वो एक रीड करता है पैटर्न्स को। और उसके बाद है प्रोबेबिलिस्टिक रिस्पॉन्स, और जितना हो सकता है कि एक्यूरेट रिस्पॉन्स देने का ट्राई करता है। बट मैंने हर बार बताया कि एक्यूरेट तो 100% नहीं होता, बट वो ट्राई करता है, उसको ऐसा बनाया गया है। सेकंड, यहाँ पर भी डायग्राम दिया हुआ है कि जो इनपुट्स हम देखेंगे तो वो टोकनाइज हो जाएगा, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड्स। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कोई सेंटेंस डाला था यहाँ पर, दिस इज ए वाइट टाइगर। तो यहाँ पर इसने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे दिस इज ए वाइट टाइगर, तो सबसे पहले क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसको क्या किया, एम्बेडिंग किया। एम्बेडिंग क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया था कि जो एआई है वो नंबर की भाषा समझता है, ओनली नंबर, न्यूमेरिक। और एम्बेडिंग एक्चुअली में नंबर का लैंग्वेज होता है। तो वो उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है। और एलएलएम जो होता है, जो एग्जैक्ट एक्सेप्ट करता है फाइनल इनपुट को, वो एम्बेडिंग फॉर्मेट में होता है। देन वो जो रिजल्ट देता है वापस से फिर वो एम्बेडिंग में रहता है।
फिर वो टोकन में कन्वर्ट होता है, और टोकन के बाद वापस आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। यानी कि जो यह सीक्वेंस दिख रहा है एलएलएम की तरफ जाते हुए, रिटर्न भी इसका सेम फॉर्मेट में होगा, और आपको फाइनल आउटपुट जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में ही मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि इंपॉर्टेंस इन रियल वर्ल्ड। तो एग्जैक्ट जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी हम पर्सनली काम करते हैं, हमारे ऑफिस में काम करते हैं, वो सारा का सारा जो रहता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सारे काम हमारा कौन करता है? एलएलएम करता है। एलएलएम आपका मॉडल्स होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, जीपीटी 5 हो गया, जीपीटी 5 मिनी, जीपीटी 4 मिनी, और ग्रोक हो गया, तो जेमिनाई हो गया, ऐसे बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स होते हैं। तो ये जो एलएलएम मॉडल्स है, तो जिस इसके थ्रू हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये जैसे कोई टेस्ट केस राइट करवा रहा है, कोई कोई फीचर समरी करवा रहा है, कोई कोड जनरेट करवा रहा है, तो ये बहुत सारे हम प्रॉम्प्ट वगैरह देते हैं, ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट है, यूनिट टेस्टिंग करवा रहा है। तो ये सारा हम किससे कराते हैं? एलएलएम से कराते हैं। तो इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या प्रॉम्प्ट का, कि इसके बिना तो आप काम ही नहीं करा सकते। एलएलएम तक आपको इंस्ट्रक्शन, आपके कमांड, या आपका जो भी प्रॉम्प्ट है वो पहुंचाना है, तो आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना पड़ेगा, तब एलएलएम उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पर एक और चीज खास बात आती है कि बेसिक प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें आपका रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और आउटपुट फॉर्मेट, ये तीन इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। चार चार पॉइंट जो है ना, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और आउटपुट फॉर्मेट। अभी आगे और आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिया है। यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्रिएट रेस्ट एपीआई इन डॉट नेट। अब यहाँ पर अगर आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर पहली बार देख रहे हो, तो आपको ये आश्चर्य लगा होगा कि ये जो पहला लाइन है, यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, का क्या मतलब है? ये रोल है। आप अगर कोई भी काम कराते हो, आप जीपीटी को अगर मान लो कोई इमेज क्रिएट करने दे रहे हो, या इमेज को एडिट करने बोल रहे हो, तो आपको बोलना पड़ेगा यू आर ए ग्राफिक डिजाइनर, एंड आई पुट द इमेज एंड काइंडली एडिट इट, या चेंज दिस टेक्स्ट, जो भी आपको प्रॉम्प्ट देना है। बट ये रोल जो है ना, पहले एक डालना पड़ता है, ये एलएलएम के लिए समझने के लिए, क्योंकि रोल का मीनिंग क्या होता है, मैंने हर बार बताया कि मल्टी एजेंट, लास्ट टाइम मैंने क्लास किया था। तो चैट जीपीटी वगैरह जितना भी आप देख रहे हो, ये जैसे कि आपका क्लाउड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ये कोई सिंगल एलएलएम से नहीं जुड़ा है। एलएलएम बहुत सारे हैं, और इस एलएलएम के पहले एजेंट होते हैं। हमारा जो प्रॉम्प्ट है ना, डायरेक्ट एलएलएम तक नहीं पहुंच जाता, बीच में एजेंट होते हैं। और ये जो एजेंट होते हैं ना, ये इनके अंदर ब्रेन होता है। ये हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करके ये पता करते हैं कि इसको किस एलएलएम को भेजना है। मान लो जैसे कोई एलएलएम है, वो इमेज जनरेट करता है, जनरेटिव एआई का है। कोई एलएलएम है, वीडियो क्रिएट करता है। कोई है, कोड जनरेट करता है। बहुत सारे एलएलएम हो सकते हैं पीछे। तो एजेंट जो है उस प्रॉपर एलएलएम के पास हमको भेजता है। तो ये जो रोल हम जब देते हैं ना, तो इसको कॉन्टेक्ट समझ में आ जाता है कि एग्जैक्ट किस एलएलएम के पास भेजना है। तो वो जो है ना प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा। अगर जैसे हम कोड जनरेट कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि ये ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट जो है, जो इंजीनियरिंग कोडिंग रिलेटेड है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, या टेक लीड हो गया, या तो जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर, यूआरए टेस्टर, इस टाइप से आप डालो। कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में क्लियर मिल जाता है। देन उसके बाद आपको क्या काम करना है वो डालना है, वो भी फुल डेफिनेशन में। तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिसमें 8 की कंपोनेंट्स है। पहला इंस्ट्रक्शन, कि आपको तो पहले तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी आप बनाओगे, क्या करना है हमें। फिर सेकंड चीज है कि रोल, आप रोल डिफाइन करोगे, एआई को रोल बताओगे। देन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में आपको देना भी पड़ता है, और बैकग्राउंड से वो लेता भी है। देने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वो कोड जनरेट करा रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा जो कोड जनरेट होगा वो गार्टनर स्टैंडर्ड का होना चाहिए, एंटरप्राइज ग्रेड का होना चाहिए। जो कोड जनरेट हो रहा है, वो किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में होना चाहिए, जैसे कि क्लीन आर्किटेक्चर हो गया। .NET 4 में हम क्लीन आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। तो वो डेवलपर क्या करता है, एक नोट पैड में इस कॉन्टेक्स्ट को लिख देता है, 1 2 3 4, एक के नीचे एक लिख देता है। और जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछता है, तो पहले कॉन्टेक्स्ट को उठा के डाल देता है। उसके बाद जैसे बताया कि रोल बताता है। देन उसके बाद बताता है कि उसको क्या कोड जनरेट करना है और किस टेक्नोलॉजी में करना है। तो इस प्रकार से ये कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है एग्जाम्पल। तो कई बार क्या होता है कि हम जब कुछ कोड बनाने के लिए बोलते हैं, या कोई आउटपुट हम चाहते हैं, जैसे कि फोटो को एडिट करना है। फोटो को एडिट करना है, तो आप एक एग्जाम्पल या सैंपल फोटो भी दे सकते हो।
कि भाई एक सैंपल फोटो है जिसमें बैकग्राउंड को चेंज किया गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं अब जो फोटो दे रहा हूँ इसके बैकग्राउंड को उसके जैसा तुम भी चेंज करो, और बैकग्राउंड में क्या क्या रखना है वो बता दो। तो ये एग्जांपल्स वगैरह जो इनपुट में दिया जाता है प्रॉम्प्ट में, ये भी एक तरीका होता है। फिर आउटपुट फॉर्मेट भी दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि आप उससे कोई डाटा मांग रहे हैं, जैसे कि मान लो हमारे एपीआई का जो आउटपुट आता है जनरली दो फॉर्मेट में आता है, एक जेसन में आता है, एक्सएमएल में आता है। ऐसे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन इमेज के फॉर्म में भी आ सकती है, नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आ सकती है। जैसे अभी ये बिल्डिंग ब्लॉक का एक इमेज बना हुआ है, तो अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रॉम्प्ट अगर आप ये लिख के एंटर करते हो, और पता चल रहा है कि आपको जो रिटर्न वाला जो टेक्स्ट मैसेज होता है वो आपको मिल गया, जबकि आपको क्या चाहिए था, इमेज चाहिए था। तो आपको बताना तो पड़ेगा कि आउटपुट का फॉर्मेट मेरे को इमेज में चाहिए, आउटपुट का फॉर्मेट मेरे को वीडियो चाहिए, आउटपुट का फॉर्मेट मेरे को जेसन में चाहिए। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आउटपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फिर आपका कंस्टेंट आता है कि कंस्टेंट आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका डायरेक्शंस आता है। आप उसको गाइडेंस वगैरह कर सकते हो। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आप कुछ कॉन्टेक्स्ट टाइप कर रहे हो और वहां पर आप उसको गाइडेंस दे रहे हो, या कोई इमेज जनरेट कर रहे हो बट आप बता रहे हो कि भाई इमेज में को राउंड शेप में होना चाहिए। तो ये सब का डायरेक्शंस है, बहुत सारे इसके पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वो डायरेक्शन ऐड करना पड़ता है। देन उसके बाद स्टाइल्स आता है, तो आप इसमें स्टाइल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। आगे के स्लाइड में इसको बहुत डिटेल में अपन देखते हैं, तो बहुत सारा फंडामेंटल क्लियर होगा। अब जैसे यहाँ पर एक टॉपिक्स आता है, गुड वियस बैड प्रॉम्प्ट। ये क्या होता है, यानी कि एक गुड प्रॉम्प्ट क्या होता है, बैड प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो बैड प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है कि आप ऐसा प्रॉम्प्ट दे दिए जो एक्चुअल में एलएलएम के लिए उतना यूजफुल नहीं है या उतना अंडरस्टेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए इस पिक्चर में इसने क्या किया, केवल डॉग लिख करके एंटर कर दिया, ओनली डीओजी डॉग लिखा, एंटर कर दिया। अब एलएलएम जो है ना कंफ्यूज हो गया कि भाई मेरे को इसको क्या करना है, डॉग देना है, कौन सा डॉग देना है, कितने डॉग देना है। तो वो क्या करेगा, लेकिन मना तो नहीं करता, वो कुछ भी दे देगा अपने मन से। लेकिन आप परेशान हो जाओगे क्योंकि आप तो ये चाहते नहीं थे। आपका तो दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन आपने केवल डॉग लिख दिया। लेकिन वही सेकंड जो गुड प्रॉम्प्ट आप देखोगे, तो यहां पर इसने क्या किया, जो प्रॉम्प्ट डाला, जैसे सब्जेक्ट डाला गोल्डन रिट्रीवर पप्पी। देखो पहले तो ये डाला सब्जेक्ट, एक्शन में क्या डाला, प्लेइंग विथ ए रेड बॉल, लाल बॉल के साथ खेल रहा है। सेटिंग सन्नी पार्क, ग्रीन ग्रास, यानी कि मॉर्निंग का समय है, सूरज का जो रोशनी पड़ रही है, ग्रीन ग्रास है। स्टाइल हाइपर रियलिस्टिक फोटोग्राफी, सॉफ्ट लाइट, 8K, वाइब्रेंट कलर। इसने ये भी बता दिया, सॉफ्ट लाइट होना चाहिए, 8K की लाइट्स होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन 8K होना चाहिए। और अगर इतने सारे डाटा अगर आप दे के प्रॉपर अगर इमेज कर रहे हो, तो सोचो आपका ये आउटपुट कैसा है। तो ये आउटपुट लाने के लिए आपको ये प्रॉम्प्ट देना ही पड़ा। लेकिन अगर आप सिंपल डॉग लिख दोगे तो एलएलएम सेम है, यानी कि दोनों में एलएलएम वही है, इंटेलिजेंसी उसकी, लर्निंग ट्रेनिंग सब सेम है। लेकिन आपका प्रॉम्प्ट के कारण क्या हो गया, आपका आउटपुट जो है वो चेंज हो गया। तो यही हम धीरे धीरे पूरा डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पर और डिटेल में आ जाते हैं हम। गुड यूएस बैड प्रॉम्प्ट में क्या हो सकता है। बैड प्रॉम्प्ट जैसे कि राइट कोड, आपने जस्ट लिख दिया हुआ राइट कोड और एंटर कर दिए, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप उसको बताओगे यू आर ए बैकएंड डेवलपर, देखो वो फॉर्मेट को याद रखो। तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम जब भी टाइप करोगे ना, तो ये सब कोशिश करना कि ऐसा ही टाइप करना। यू आर ए बैकएंड डेवलपर, राइट ए .NET 8 वेब एपीआई फॉर यूजर लॉगिन विद JWT एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कंट्रोलर सर्विस एंड रिपोजिटरी लेयर। अब वो जो आपको डाटा देगा वो ज्यादा एक्यूरेट देगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% करेक्ट है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बैड कोड से तो बहुत कई गुना अच्छा है। लेकिन जब मैं दूंगा, अगर जैसे मैं इसमें दूंगा तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि .NET 8 लिखा हुआ है, मैं इसके साथ बताऊंगा कि मुझे .NET 8 में क्लीन आर्किटेक्चर में डाटा चाहिए। अच्छा, एक हो गया क्लीन आर्किटेक्चर। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी बना रहा है। तो .NET डेवलपर को पता है कि भाई सर्विस को हम इंजेक्ट करते हैं बहुत सारी, तो मेरे पास एक्स्ट्रा सर्विस क्या होती है टूल के रूप में। तो मेरे पास इसमें क्या होगा, तो इसमें मेरे पास होगा रेडिस कैशे होगा, मेरे पास कॉस्मोडीबी का सर्विस होगा, या मुझे मेल सर्विस होगा, एसएमएस सर्विस होगा। तो मैं वो भी लिखूंगा कि भाई मुझे कोड अगर दे रहे हो और जरूरत है अगर मान लो रेडिस कैशे का, कॉस्मो का, मेल का, एसएमएस सर्विस का, तो आप उस कोड में डालो, क्योंकि मेरे पास वो रेडीमेड है, मैं जस्ट इंजेक्ट कर दूंगा। तो इतना प्रकार का। और फिर मैं आखिरी में एक और लाइन लिखता हूँ
कि जो कोड है जो आप जनरेट कर रहे हो वो गार्टनर स्टैंडर्ड, यानी कि गिव द गार्टनर स्टैंडर्ड कोड। तो इतना लिखने के बाद जो मेरे को कोड मिलता है वो बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही अच्छी फॉर्मेट में होता है, जिसको मैं लगभग डाल के चलाऊंगा तो आउटपुट आ जाता है। और अगर नहीं आया तो थोड़ा बहुत इशू रहता है। तो आप प्रॉम्प्ट जितना बेटर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड पे जाते हैं, जैसे क्रिएट यूआई अगर किसी ने लिख दिया तो भी ये समझेगा नहीं। लेकिन आप जब बोलोगे यू आर ए फ्रंट एंड डेवलपर, क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव लॉगिन पेज यूजिंग द रिएक्ट एंड टेलविन सीएसएस विथ वैलिडेशन एरर हैंडलिंग एंड मॉडर्न यूआई डिजाइन। तो आप जो इतने सारे ये दे रहे हो ना, तब ये जा करके यूआई बनाएगा ना तो परफेक्ट यूआई बनेगा। लेकिन आप केवल बोलोगे कि मुझे यूआई बना दो, उसे कॉन्टेक्स्ट ही पता नहीं चलेगा कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। अब जैसे टेस्टर्स है, उसने लिख दिया कि राइट टेस्ट केसेस, तो वो क्या राइट करेगा, तो आपने कॉन्टेक्ट दिया ही नहीं। लेकिन आप जब इसको अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हो तो कैसे लिखोगे, यू आर ए क्यू इंजीनियर, राइट डिटेल टेस्ट केस फॉर लॉगिन फंक्शनैलिटी इंक्लूडिंग पॉजिटिव नेगेटिव एज केसेस एंड परफॉर्मेंस सिनेरियो इन ए टेबल फॉर्मेट। देखो, तो जब आप प्रॉम्प्ट अगर प्रॉपर दोगे तो वो आपको अच्छा बना करके देगा। अब इसको और अच्छा करना रहेगा तो हो सकता है कि आप लॉगिन पेज का स्क्रीन अटैच कर दो। आपको और इसको अच्छा करना है तो आपने अगर कहीं पर सिनेरियोज लिखा हुआ है तो सिनेरियो बता दो कि मेरे पास ये सिनेरियो है, इसको भी कंसीडर कर लो। तो आपके प्रॉम्प्ट में पावर होना चाहिए। प्रॉम्प्ट जितना बेटर होगा आउटपुट अच्छा आएगा, और आपका काम भी फास्ट होगा। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि चैट जीपीटी वगैरह यूज कर रहे, घंटों बैठे हुए, रिजल्ट ज्यादा नहीं आ रहा है, वो 2 घंटा बैठ के भी छोटा सा काम कर रहे हैं। तो मैंने अभी 2-4 दिन से अपने टीम के साथ ये भी प्रैक्टिस किया कि भाई हम कैसे कर सकते हैं तुरंत बैठे, अगर आज आज हमको पूरा बना के देना है शाम तक, तो कितना जल्दी लेके बना के दे सकते हैं, और दे सकते हैं डेफिनेटली। और स्पीड को और फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आज मैंने अगर 6 घंटे में कोई काम किया तो मैं सोचूंगा कि मेरा वो काम 4 घंटे में क्यों नहीं होगा, और 4 घंटे में होगा तो मैं ये सोचूंगा कि मैं 2 घंटे में कैसे कर सकता हूँ। तो एआई अब आ चुका है तो हमको बहुत स्मार्ट वर्क करना होगा। फिर यहाँ पर हम ये क्वेश्चन है कि वाई बैड प्रॉम्प्ट फेल। जनरली जो है बैड प्रॉम्प्ट एक्चुअली में फेल क्यों हो जाता है, तो लैक ऑफ क्लियरिटी, नो कॉन्टेक्स्ट और मिसिंग कंस्ट्रेंट। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो कि बैड प्रॉम्प्ट रहे, जो इस प्रकार से दिख रहा है जो आपका रिजल्ट है, तो डेफिनेटली में कुछ पिक्चर क्लियर नहीं होगी। और जबकि अगर पिक्चर क्लियर तभी होगी जब आपका प्रॉम्प्ट गुड होगा, तो आप एक एक पिक्चर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो बैड प्रॉम्प्ट तो ये हो गया। आगे जाते हैं रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि असाइन एआई अ रोल, यानी एआई को आप रोल देते हो। इम्प्रूव एक्यूरेसी, जैसे एग्जांपल के लिए यू आर ए सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो थोड़ा सा आप ये मान के चलो कि एआई को आप बोल रहे हो कि भाई तुम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो। उसके बाद अपना जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉपर लिखो, क्वेश्चन लिखो या क्यूरी लिखो। तो वो जो रिजल्ट देगा ना एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट देगा। वो हो सकता है डायग्राम बना के देगा, हो सकता है वो फ्लो बताएगा या हाई लेवल का सिनेरियो समझाएगा। लेकिन आप जब बोलोगे कि भाई यू आर ए बैक एंड डेवलपर, और आप उससे कोड की डिमांड करोगे तो मुझे C# का कोड दे दो, मुझे एपीआई बना के दे दो, मुझे स्टोर प्रोसीजर लिख के दे दो, तो ये जो है ना रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। और आप इसको यूज करना चालू करो आज से ही। जब भी आप बैठोगे आप इसको करके देखो, एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। और मैं तो काफी अच्छा इसको यूज भी कर रहा हूँ। इसके बाद है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में 3 पॉइंट्स एक्चुअली में आते हैं। प्रोवाइड बैकग्राउंड, इंक्लूड कंस्टेंट्स और मेंशन ऑडियंस। ये कॉन्टेक्स्ट जब तक अगर आप नहीं दे पाओगे, आपका जो आउटपुट है वो एक्यूरेट नहीं होगा, या आउटपुट ऐसा आ जाएगा जो आपको चाहिए नहीं था। आप बोलोगे कि मैं मान कुछ और रहा हूँ और ये दे कुछ और रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। हो सकता है आपने प्रॉम्प्ट सही लिखा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं समझ में आया तो भी ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट यस, नो कॉन्टेक्स्ट। तो अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर इसने राइट किया, राइट एन आर्टिकल एंड मेक ए चार्ट। इसने एआई को बोल दिया कि भाई आप एक आर्टिकल लिखो और उसका चार्ट बना के दे दो। उसने क्या किया, एक आर्टिकल चार्ट बना करके दे दिया। लेकिन यही रिच कॉन्टेक्स्ट अगर होता है, ये अगर कैसा रहेगा कि पहले सब्जेक्ट दिया, एसईओ ट्रेंड 2024, पर्पस इंगेज मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, और authoritative yet accessibility, insert real estate, output an explainer article and interactive infography। तो एग्जैक्ट इसके माइंड में जो चीज था इसने प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना करके इसको दे दिया।
तो ये जो रिजल्ट आएगा ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना वो बना के हमको देना पड़ता है, और ये कॉन्टेक्स्ट बनाना ही सबसे बड़ी कला है। अगर कॉन्टेक्स्ट बनाना अगर आपको आ गया तो आप कुछ घंटों के अंदर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना करके डिलीवर कर सकते हो। एक सिंपल सा है, इसलिए मैंने समझा कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। इधर आते हैं हम आउटपुट फॉर्मेटिंग। तो ये भी मैंने बताया कि उसको आउटपुट फॉर्मेटिंग भी बताना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि वो अलग अलग प्रकार का आउटपुट दे सकता है। जैसे कोई हमको टेक्स्ट मैटर चाहिए, पता चला कि वो इमेज के अंदर टेक्स्ट टाइप करके इमेज ही दे दिया हमको, जबकि हमको तो कॉपी पेस्ट करके कहीं वर्ड फाइल के अंदर डालना था, रनिंग टेक्स्ट मैटर चाहिए था। तो कई बार हमें हमेशा जब जब भी आप डालते हो प्रॉम्प्ट, तो आप आउटपुट फॉर्मेट को डिसाइड करो कि आपको इसका आउटपुट क्या चाहिए। तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आउटपुट अलग अलग हो सकता है। एक सिंगल प्रॉम्प्ट के लिए भी हो सकता है कि आउटपुट वो चेंज कर दे और आपको वो आउटपुट की जरूरत नहीं थी, तो आप पहली बार में दे दो। फिर हम यहाँ पर आते हैं इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग। इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप, रिफाइन बेस्ड ऑन आउटपुट। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि वो इम्प्रूवमेंट करते जाता है, वो इटरेटिव करते चले जाता है। तो प्रॉम्प्ट के द्वारा ही हम करवा सकते हैं। तो जैसे ये क्या बोल रहा है इसमें कि गिव एन इनिशियल प्रॉम्प्ट। तो यानी कि जैसे आप कुछ काम करने बैठ रहे हो और आपको ही उसके बारे में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं। सपोज जैसे मान लो आप में से कोई व्यक्ति है एजेंटिक एआई के बारे में कुछ नहीं जानता। अब वो बताओ, अगर कुछ जानना भी चाह रहा है उसके अंदर का डीपली, तो वो जब कुछ जानता ही नहीं है तो कॉन्टेक्स्ट भी नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट डाल दो कि भाई एजेंटिक एआई क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। अब आप देखो क्या दे रहा है, उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन बनेंगे, यार ये नया चीज आ गया। फिर वापस पूछो, मुझे एक्सप्लेन करो ये क्या चीज है। तो वो और डिटेल देगा। तो इस प्रकार का इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग जो होता है ना, वो आप धीरे धीरे करके आप वहां तक पहुंच सकते हो जो आपको एग्जैक्ट चाहिए था। लेकिन आप डायरेक्ट एक बार में क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट भी नहीं था। तो ये है आपका, आपके प्रॉम्प्ट मॉडिफाई करते जाओगे। आप देखोगे कि कौन सा प्रॉम्प्ट देने से मेरे को एक्यूरेसी मिल रही है या मुझे वो चीज मिल रहा है जो चाहिए। और धीरे धीरे आप फाइनल गोल की तरफ जाते जाओगे। तो रिपीट करते जाओगे प्रॉम्प्टिंग को जब तक कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। ये लेकिन तब होता है जब आपको जो आप चाह रहे हो उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और आप ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग बना नहीं सकते हो, तब ये होता है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप इंजीनियर हो, मैनेजर हो, टेस्टर्स हो, तो आप अपने लाइन में अगर एक्सपर्ट हो, 4 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर आप कोशिश करो कि प्रॉम्प्ट एक बार में दो, आउटपुट आपको तुरंत मिलना चाहिए। थोड़ा सा इसके और डिटेल में जाते हैं, की टेक्निक्स इन इटरेशन क्या होता है। तो इटरेशन में एक्चुअली जो बनाते हैं उसमें भी सेम रोल होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, कंस्ट्रेंट होता है, और फॉर्मेट होता है। तो जैसे कि यहाँ यू आर ए सीनियर डेवलपर, और कॉन्टेक्स्ट क्या है? टेक स्टैक यू और यूज केसेस। और कंस्ट्रेंट क्या? परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। और फॉर्मेट आपका टेबल जेसन एंड कोड। आप कोई भी एक इसमें जो भी बना के आपको देना है। कॉमन मिस्टेक्स एक्चुअली में क्या हो जाती है? एक्सपेक्टिंग परफेक्ट आउटपुट इन वन प्रॉम्प्ट। कई बार क्या हो जाता है कि हम चाहते हैं कि एक ही प्रॉम्प्ट में आउटपुट आ जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है। आपको वापस उसको बताना पड़ता है कि नहीं, मेरे को इसमें थोड़ा चेंज करके दो। तो रिजल्ट जो है एक बार में आना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। नॉट एनालाइजिंग एआई रिस्पॉन्स। कई बार क्या होता है कि एआई रिस्पॉन्स जो दे रहा है उसको जो हम प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाए। ठीक है, एडिंग टू मच एट वंस। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉम्प्ट में हम बहुत डिफरेंट टाइप के डाटा दे दिए जो एआई को ही कंफ्यूज कर दिया। अभी तो हम कुछ लिख रहे हैं कि हमें एक इमेज चाहिए, फिर आगे बोल रहे हैं कि नहीं हमें इस प्रकार का वीडियो चाहिए। कुछ भी आपने अगर इस टाइप का लिया तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाएगा, और एआई जो है करेक्ट रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक्स। यहाँ पर 3 टेक्निक्स यहाँ पर शो किया गया है। पहला है चेन ऑफ थॉट, दूसरा है फ्यू स्पॉट प्रॉम्प्टिंग, और एक है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉट, जीरो शॉट, और चेन ऑफ थॉट। ये 3 चीज के बारे में अपन देखेंगे। ये एडवांस प्रॉम्प्टिंग में आता है। तो पहला हम देखते हैं चेन ऑफ थॉट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीओटी। ये क्या होता है? ए टेक्निक वेयर यू आस्क एआई चैट टू थिंक स्टेप बाय स्टेप बिफोर गिविंग द फाइनल आंसर। यानी कि आप जो है, ये एक टेक्निक है एक्चुअली एआई की, जो स्टेप बाय स्टेप जो है ये थिंकिंग करता है, ताकि आपका जो है फाइनल आंसर बन सके। तो ये चेन ऑफ थॉट्स बोलते हैं। तो व्हाई यूज इट? इम्प्रूव रीजनिंग, reduce mistake, और यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लॉजिक मैथ्स एंड आर्किटेक्चर। इस प्रकार का अगर कोई काम होता है
तो उसमें हम जो है सीओटी को यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड, विदाउट सीओटी क्या होगा, अगर सीओटी यूज नहीं करेंगे तो कैल, जैसे मान लो कि यहाँ प्रॉम्प्ट है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट विथ टैक्स, हमने लिख दिया। एआई में गिव इनकरेक्ट और रस्ट आंसर हो सकता है कि जब ये प्रॉम्प्ट दिए। लेकिन जब आप सीओटी के साथ देते हो, आप बोलते हो कि कैलकुलेट टोटल कॉस्ट विथ टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पर सीओटी उसने यूज किया, तो एआई ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्टेप, मोर एक्यूरेट रिजल्ट। यानी पहले प्रॉम्प्ट में भी रिजल्ट तो आएगा, ये नहीं बोल रहा हूं कि रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जो सेकंड प्रॉम्प्ट है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो रिजल्ट कैसे आया उसका स्टेप भी आपको दे देगा। तो ये जो चीज होता है सीओटी। जैसे नीचे आपका एक और एग्जांपल दिया हुआ है, डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर एंड एक्सप्लेन ईच कंपोनेंट स्टेप बाय स्टेप इंक्लूडिंग डाटा फ्लो। यानी कि आप जब एआई को कोई चीज पूछ रहे हो, आप ये मत पूछो कि ये कैसे बना, या आप ये मत बोलो कि मुझे एक जैसे कि वीएम बनाना है, तो वो बोल देगा कि आप ऐसा सा बनाओ। लेकिन जब आप उसको बोलोगे मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करो, मेरे को वीएम बनाना है, तो वो क्या करेगा, वो जीरो से चालू करेगा कि पहले आप एजोर ओपन करो, फिर आप सर्च करो। अच्छा, इस प्रकार का जब डेफिनेशन आता है जहाँ स्टेप बाय स्टेप होता है, मेरा पर्सनल अनुभव है, और वो बहुत एक्यूरेट होता है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर के जब कोई चीज क्रिएट करता हूँ सर्विस क्लाउड में, वो सर्विस प्रॉपर क्रिएट हो जाती है। इवन जो फॉर्म्स खुलते हैं, वो फॉर्म के अंदर क्या क्या ऑप्शन आएगा, उसमें क्या फिल करना है, अगर कोई नेम भी देना है अपनी तरफ से, तो भी वो सजेस्ट करता है कि ये नाम बना, ये ज्यादा एक्यूरेट नेम है, ये डालो। लेकिन उसका जो आउटपुट है ना, बहुत जल्दी और अच्छा मिल जाता है। तो मैं ज्यादातर जब भी कोई क्लाउड में काम करता हूँ, खास करके एजूर वगैरह में, एडब्ल्यूएस में, तो मैं स्टेप बाय स्टेप वर्ड जरूर यूज करता हूँ, ताकि मेरे को बार बार क्वेश्चन ना पूछना पड़े, और वो मेरे को डिटेल स्टेप दे दे और मैं उसको फॉलो करूँ और मेरे को आउटपुट मिल जाए। तो ये हो गया आपका सीओटी। आगे दूसरा वाला जो आया है, ये है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में क्या बोल रहा है, यू गिव टू थ्री एग्जाम्पल तो एआई लर्न द पैटर्न्स एंड फॉलोज इट। जैसे अभी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जब आप प्रॉम्प्ट देके कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि भाई मैं जो आपको बोल रहा हूँ, बनाने बोल रहा हूँ, तो आप एग्जाम्पल देख लो कि मैं इस टाइप की चीज चाहता हूँ आपसे। तो जब हम उसको एग्जाम्पल देते हैं, तो वो क्या करता है, पैटर्न को फॉलो कर लेता है, पैटर्न्स उसको मिल जाती है। तो जब वो आउटपुट देगा, वो आप जो एग्जाम्पल दिए हो उस पैटर्न में दे देगा, यानी कि आपको वही देगा जो आपको चाहिए। तो ये आपका था फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में आता है। क्यों यूज करते हैं, इम्प्रूव कंसिस्टेंसी, बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, एंड यूजफुल इन द फॉर्मेटिंग कोडिंग स्टाइल डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कन्वर्ट टेक्स्ट टू जेसन, विदाउट फ्यू शॉट अगर आपने ये बोल देते कि भाई टेक्स्ट है उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या कर देगा, नहीं करेगा। लेकिन इसका आउटपुट जो है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन ये सही तरीका नहीं, हम देखते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है कि आप इसको बोलते हो कि भाई जैसे कि आप जेसन में कन्वर्ट कराना है, तो आपने क्या किया इसको, कि इनपुट दिया, इसका नेम अजय है, एज इसका 30 है, इसका जेसन कन्वर्ट करो। तो ये क्या करेगा, ये जेसन में कन्वर्ट करेगा। जेसन फॉर्मेट होता है ना, ब्रेस के अंदर होता है फॉर्मेट, और इसके अंदर की वैल्यू पेयर होता है। जैसे ये की है नेम, वैल्यू अजय, एज है की, वैल्यू इसकी 30 है। तो सेम अगर मान लो सेकंड इनपुट दिया हम इसको, तो भाई नेम रवि है, एज 25 है, तो ये इसको करेगा, करेगा, क्योंकि हमने इसको की वैल्यू पेयर में इनपुट दिया। लेकिन अगर रनिंग टैक्स दे दोगे और जेसन में कन्वर्ट करने बोलोगे, तो नहीं होगा। तो ये पैटर्न्स को, अगर इसको मिल जाता है ना, पैटर्न्स मिल गया, तो उसको आसानी से कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, नीचे एक टेस्टिंग का इसने दिया, प्रोवाइड सैंपल टेस्ट केस, एआई जनरेटेड सिमिलर स्ट्रक्चर्ड केसेस। यानी कि ये अगर मान लो टेस्ट केस की डिमांड कर रहा है अगर कोई टेस्टर, और वो ये बोल रहा है कि सिमिलर स्ट्रक्चर्ड केसेस, यानी कुछ वो सैंपल दे दिया कि भाई ये मेरे पास केसेस है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तुम मेरे को और टेस्ट केस बना के दो। तो वो जो बना के देगा वो लगभग वैसा ही होगा जैसा उसको चाहिए। तीसरे इसमें आते हैं हम, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है, जो डोंट प्रोवाइड एग्जाम्पल, जस्ट क्लियर इंस्ट्रक्शन। यानी जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग एक्चुअली में बहुत ही फास्ट काम करना रहता है, आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, आप इतना फ्री होके नहीं बैठे कि आपको समय है कि बहुत अच्छे से काम करना है, हड़बड़ी है, तो जनरली जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में जाते हैं। ना तो इसमें एग्जाम्पल देते हैं, ना पैटर्न देते हैं, कुछ नहीं। हम केवल क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्यों यूज किया जाता है इसका,
फास्ट काम करने के लिए। आपके पास ही टाइम नहीं है और आपको जल्दी कुछ करके किसी को डिलीवर करना है, देना है या कहीं बाहर जाना है। और ये सिंपल होता है क्योंकि इसमें वो तामझाम नहीं है। और वर्क फॉर द जनरल टास्क। जनरल टास्क का मतलब ये है कि जैसे जनरली मैं मेल वगैरह मेरे को भेजना रहता है तो मैं क्या करता हूँ, सीधा चैट जीपीटी में मेल टाइप करता हूँ और वहां पर मेल टाइप करके नीचे उसको कोड डालता हूँ कि भाई इसको प्रोफेशनल मेल में कन्वर्ट करो और सबमिट मारता हूँ। वो मेल आ जाता है, मेल को एक बार रीड करता हूँ और उसको कॉपी करके डाल के सीधा सेंड कर देता हूँ। तो ये जो होता है ना, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। मतलब इसमें तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं ना कि मैं उसको पैटर्न बताऊँ या एग्जाम्पल दूं या कोई अटैच करूँ कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई जरूरत नहीं। तो ये भी यूज किया जाता है जब आप बहुत फास्ट आपको कोई डिलीवर करना है उस समय। तो ये तीन आपका जो था प्रॉम्प्टिंग के तरीके बताया। यहाँ पर उसके एग्जाम्पल भी दिया जीरो शॉट का। जैसे एक्सप्लेन एक्सप्लेन एपीआई, एपीआई को एक्सप्लेन करो। तो इतना भी नहीं करना है लेकिन आपको स्ट्रांग जीरो शॉट देना है। मतलब ये जैसे मैं बोल रहा था कि मेल लिखना है, तो मैं मेल पूरा लिखता हूँ, वो उसको प्रोफेशनल वे बना देता है। जस्ट मैं लिख दूंगा कि मेरे लिए मेल टाइप करो, तो नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही ये बोल रहा है कि जीरो शॉट करना तो है, एक बार में रिजल्ट आ जाए, बट आप स्ट्रांग करो। स्ट्रांग में क्या हो गया? एक्सप्लेन रेस्ट एपीआई विद द रियल वर्ल्ड एग्जांपल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो एंड एडवांटेजेस इन सिंपल टर्म्स। तो जब ये आप देखोगे तो आपका आउटपुट जो है प्रॉपर आएगा। जैसे डेवलपर क्या लिखेगा? राइट ए डॉट नेट एपीआई विद जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन एंड क्लीन आर्किटेक्चर। ये जीरो प्रॉम्प्ट में ही है बट स्ट्रांग जीरो प्रॉम्प्ट है। आपको आउटपुट मिल जाएगा, और लेकिन आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ा, स्ट्रांग करना पड़ा। तो ये यहाँ पर कंपैरिजन टेबल था कि जीरो शॉट जो है सिंपल टास्क के लिए यूज होता है, एक्यूरेसी मीडियम होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लो होती है। फ्यू शॉट जो होता है स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट आउटपुट के लिए यूज होता है, एक्यूरेसी इसकी हाई होती है, कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम होती है। चेन ऑफ थॉट जो रहता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम, ऐसी कोई काम अगर हम कर रहे हैं उसके लिए यूज होता है। एक्यूरेसी इसकी वेरी हाई होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत हाई होती है। तो ये हमको डिसाइड करना है कि कब क्या यूज करना है। हम जब काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमें आइडिया हो जाता है और उसके हिसाब से हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं टोकन ऑप्टिमाइजेशन। टोकन क्या होता है मैंने बताया था। जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट देते, जब कोई इमेज अपलोड करते हो चैट जीपीटी में, आप वीडियो अपलोड कर देते हो, जो भी आप उसमें अगर इनपुट फॉर्मेट में दे रहे हो वो पहले टोकन में कन्वर्ट होता है। टोकन जो एक्चुअली में ये दो प्रकार का होता है, एक इन टोकन होता है, एक आउट टोकन होता है। और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल टोकन कहलाता है। तो जैसे आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया और आपको रिस्पॉन्स आ गया, तो जब आपने प्रॉम्प्ट दिया तो वो जो प्रॉम्प्ट में जो आपने टेक्स्ट टाइप किया उसको क्या करता है, वो ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद उसको टोकन कन्वर्ट करता है। तो केवल वही टोकन यूज होता नहीं, पीछे से कॉन्टेक्स्ट जाता है, कुछ सिस्टम रूल्स जाते हैं, और ये सब मिला करके आपका टोकन बनता है। सपोज आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा और आपके टोकन लग गए करीब 1000। और फिर वहां से उसने क्या किया, उसका आउटपुट दिया, और आउटपुट दिया तो आपके टोकन आउट टोकन कितने खर्च हो गए? 2000। तो टोटल टोकन कितना हो गया? 3000। तो आपको पेमेंट कितने का देना है? 3000 टोकन का देना है। तो 3000 टोकन का जो पेमेंट है वो करीब, अ, अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ जीपीटी, उसमें करीब आ रहा है 3 पैसा। 3 पैसा, 2 पैसा, कभी कभी 1 पैसा भी आता है। लेकिन एक्चुअली मत सोचो कि बहुत सस्ता है, क्योंकि आप जब काम करते हो, ये तो मेरा प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ 1000 और 2000 टोकन, जिसमें हम लोग केवल एक सिंगल लाइन टाइप करते हैं और उसमें से 4-5 लाइन लाइन का एक पैराग्राफ रिजल्ट आता है। मैं इसकी बात किया। लेकिन चैट जीपीटी को जो रगड़ के यूज करते हैं ना, पूरा एमएस वर्ड की 5 पेज को कंट्रोल ए करके कॉपी करके पेस्ट कर देते, या हमारी जो कोड है पूरा, कोड का जो जिप फाइल है उसको अपलोड कर देते। तो बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन पैसा देना पड़ गया ना टोकन का, चैट जीपीटी यूज करने लायक कोई नहीं रहेगा। लेकिन अभी फ्री में है, तो लोग यूज कर रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। लेकिन पेमेंट में तो हालत खराब हो जाएगी। तो खैर ये मैं आगे और बताऊंगा ये सब सिस्टम। तो टोकन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा काम करना है कि आपका टोकन कम से कम खर्च हो। सीधी सी बात है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही होता है। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड। अवॉइड अननेसेसरी का वर्ड का मतलब है कि जब भी आप प्रॉम्प्ट देते हो चैट जीपीटी को, तो उसमें काइंडली, प्लीज, थैंक यू और भी बहुत सारे वर्ड है, बिल्कुल यूज मत करो, क्योंकि एलएलएम को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो छाट के उसको अलग कर देता है। वो इंसान तो है ही नहीं, इमोशन तो है ही नहीं। तो कभी भी ना प्रॉम्प्ट लिखो,
आप डाटा दिए, बोलो कि डाटा एनालिसिस, या जितने कम में समझा सकते हो, आप केवल वही शब्द लिखो और एंटर मार दो। तो पहली बात ये कि अवॉइड अननेसेसरी वर्ड, क्योंकि आप अगर प्लीज लिख रहे हो, थैंक्स लिख रहे हो, तो आप नहीं लिख रहे हो, वर्ल्ड में बहुत सारे लिख रहे हो, और वो एक एक करेक्टर का टोकन, यानी कि उतना लोड आ रहा है सर्वर पे। तो बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है कंपनी फिर इस चीज के ऊपर। लेकिन हम जो टेक्निक सीख रहे हैं, आज का जो कोर्स है हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, हम उसमें कोशिश करेंगे कि अननेसेसरी वर्ड को अवॉइड करो। यूज स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट, यानी कि प्रॉम्प्ट जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आप उसमें पहले कॉन्टेक्स्ट के लाइन डालो, उसके बाद फिर आपको क्या काम कराना है वो डालो, अगर आपको एग्जाम्पल डालना है तो वो डालो। इस टाइप से आप एक स्ट्रक्चर बना के ही प्रॉम्प्ट डालो, ताकि आपका रिस्पॉन्स जो है एक बार में आ जाए। एक बार में नहीं है तो कम से कम 2 बार में आपको आउटपुट आ जाए, ताकि आप बार बार टोकन भी आप वेस्ट मत करो। रीयूज द कॉन्टेक्स्ट एफिशिएंटली। रीयूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? रीयूज कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे चैट जीपीटी में आप काम कर रहे हो, तो आपका सेशन बनता है, यानी कॉन्टेक्स्ट बनता है। तो जैसे न्यू न्यू में क्लिक कर दिए और आप उससे क्वेश्चन पूछे, उसने कुछ जवाब दिया, फिर आप क्वेश्चन पूछे, उसने जवाब दिया, आपकी चैट हिस्ट्री क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। वो पूरा अपने आप में कॉन्टेक्स्ट है। अब आपने आज कंप्यूटर बंद करके चले गए, कल आपको आना है, कल फिर वापस उसी के आगे काम करना है। आप नया न्यू विंडो मत खोलो, आप लेफ्ट साइड से उसी को सेलेक्ट करो, वो जो सेशन आपका हिस्ट्री आ जाएगा, उसमें आप प्रॉम्प्ट दो। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया आपका, जो है पिछला कॉन्टेक्स्ट यूज कर लिया, अदरवाइज फिर से कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा और फिर आपका टोकन ज्यादा यूज हो जाएगा। तो ये चीज को जो है इसमें ऑप्टिमाइजेशन में मैंने डाला, ये ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हाउ टू रिड्यूस टोकन कंजम्पशन। तो जैसे कि मान लो शॉर्ट बट क्लियर इंस्ट्रक्शन, जैसे लास्ट टाइम बताया मैंने। अवॉइड रिपीटेशन, यानी कि कोई भी रिपीट मत करो। कभी कभी जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उसमें वो सेंटेंस रिपीट होता है, थोड़ा बहुत चेंज होकर के। तो क्लियर एक एक पॉइंट अलग से पहले नोटपैड में लिख लो, और उसको एक बार वेरीफाई करो, और फिर कॉपी करके एक साथ पेस्ट करके एंटर मारो। यूज बुलेट पॉइंट, जैसे मैंने बताया ना, पॉइंट वाइज नोटपैड में लिखते जाओ, एंटर मार मार के, देन उसके बाद सबमिट करो। प्रोवाइड रेफरेंस इंस्टीड ऑफ द फुल डाटा। अगर कोई आपको रेफरेंस देना है या आपको एग्जांपल देना है, तो ऐसा नहीं कि पूरा डाटा देना है, आप उसका कोई रेफरेंस छोटा सा भी दे सकते हो, ताकि आपका टोकन बच जाए। तो ये टोकन कंजम्पशन को रोकने की टेक्निक्स है। इसके बाद है गेटिंग आउटपुट इन वन गो, यानी कि कोशिश करो कि आपका एक बार में आपको आउटपुट मिल जाए। तो बी एक्सप्लिसिट, मेंशन कंप्लीट सॉल्यूशन एंड डिफाइन सेक्शन। जैसे एग्जांपल दिया है इसने, गिव कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी कोड विथ कंट्रोलर सर्विस रेपोजिटरी डिटेल्स एंड डाटाबेस स्क्रिप्ट। अब होता क्या है कि आपने तो इसको बोल दिया कि भाई मेरे को, अच्छा, ये प्रोडक्शन रेडी भी आपने नहीं दिया। मान लो आपने बोल दिया कि भाई मेरे को कोड दो जो कंट्रोलर सर्विस और रेपोजिटरी का हो, वो आपको कोड तो दे देगा, मना तो करेगा नहीं। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा, अरे डीटीओ मुझे बनाना पड़ेगा। फिर आप दोबारा बोलोगे कि मेरे को इसका डीटीओ भी दो। फिर बाद में बोलोगे कि अरे मेरे को डाटाबेस भी तो बनाना है, डाटाबेस का स्क्रिप्ट भी दो। इसके बाद याद आएगा कि मेरे को स्टोर प्रोसीजर भी दे दो। तो आप कोशिश ये करो ना कि आप प्रॉम्प्ट एकदम प्रॉपर दो। प्रॉम्प्ट आप प्रॉपर दोगे, कॉन्टेक्स्ट वो अंडरस्टैंड कर लिया, आपको सारा चीज एक साथ दे देगा, आपका टोकन बच जाएगा। वही बार बार जब आप क्वेश्चन पूछ करके अलग अलग डाटा मंगा रहे हो, तो टोकन उसमें ज्यादा कंज्यूम होता है। तो आप कोशिश करो कि एक बार प्रॉम्प्ट दो, और देन वहां से आपका जो है आउटपुट प्रॉपर आ जाए जो आपको चाहिए। यहाँ देखते हैं प्रॉम्प्ट फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रॉम्प्ट कैसे देता है? यू आर ए सीनियर बैकएंड डेवलपर, build scalable microservice architecture using the .NET 8 with clean architecture and repository pattern। तो इसने पैटर्न भी बता दिया, आर्किटेक्चर स्टाइल भी बता दिया, टेक्नोलॉजी भी बता दिया, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर ये भी बता दिया, स्केलेबल चाहिए वो भी बता दिया। और इसने बोल दिया कि भाई तुम्हारा रोल जो है बैक एंड डेवलपर का है, तो कृपया करके मुझे आप ये सब चीजें दो। तो ये काफी अच्छा प्रॉम्प्ट है। तो ये प्रॉम्प्ट ऐसा देना है हमको। ग्राफिक डिजाइनर प्रॉम्प्ट कैसे देगा? यू आर ए क्रिएटिव डिजाइनर, पहले तो मैं बताया ना, क्रिएटिव डिजाइनर बोला, ग्राफिक डिजाइनर भी नहीं बोला, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना। जनरेट ए मॉडर्न यूट्यूब थंबनेल कॉन्सेप्ट विद द बोल्ड टाइपोग्राफी, वाइब्रेंट कलर एंड एआई थीम। अब जैसे मैंने अपने ही वीडियो के लिए जो थंबनेल्स बनाया था कुछ दिन पहले, बट ये चीज मैंने भी यूज नहीं किया था, तो मुझे ये देना पड़ेगा कि भाई बोल्ड टाइपोग्राफी, वाइब्रेंट कलर, एआई थीम, यानी जो जो हम डालेंगे ना, तो वो जो थंबनेल बनाता है, वो एक्यूरेट वो बनाएगा जो हम चाहते हैं। हमारे माइंड में जो बैठ बना हुआ है, वही आपको आउटपुट ला करके देगा, या उससे ज्यादा बेटर दे देगा। लेकिन आपको प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा डालना पड़ेगा।
प्रॉम्प्ट कंप्लीट होना चाहिए। अब जैसे टेस्टर है, अगर वो प्रॉम्प्ट देगा तो वो कैसे देगा? यू आर ए क्यूए इंजीनियर, राइट टेस्ट केस फॉर लॉगिन फंक्शनैलिटी इंक्लूडिंग द एज केसेस, नेगेटिव सिनेरियो एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। तो अगर ये प्रॉम्प्ट अगर प्रॉपर आप दोगे तो आपका जो आउटपुट है, आप जैसा चाह रहे हो वैसे ही मिलेगा। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है, आप अगर मान लो कि कोई प्रॉम्प्ट डालते हो तो आप कैसे डालोगे? यू आर ए फ्रंट एंड एक्सपर्ट, क्रिएट रिस्पॉन्सिव रिएक्ट यूआई विद टेलविन सीएसएस एंड मॉडर्न यूएक्स प्रिंसिपल। अब देखो, मॉडर्न यूएक्स प्रिंसिपल इसने डाला, तो जो यूआई डेवलप करके देगा उसमें कोशिश करेगा कि स्टैंडर्ड यूएक्स फॉलो करेगा, मे भी एंटरप्राइज ग्रेड फॉलो करेगा, गार्टनर करेगा, या और भी स्टैंडर्ड जो होते वो फॉलो करके देगा। तो आपको ये बताना है, आपको ये नहीं करना है कि भाई मुझे ये चीज बना दो, लॉगिन पेज बना दो, और उसने बना दिया। आपको ये सारे डिटेल्स अगर दोगे तो आपको वो एक्यूरेट मिलेगा, जो आपका एक बार में फाइनल होगा। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तो वो कैसे लिखेगा? यू आर एन एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, डिजाइन स्केलेबल क्लाउड आर्किटेक्चर विथ हाई अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो अब ये क्या करने वाला है? ये आपको बहुत सारे डायग्राम्स बना के देगा, आपको मतलब डाटा फ्लो बना के देगा, आपको एक्सप्लेन करेगा एक एक चीज को डिटेल्स में, क्योंकि आपने उसको बोल दिया कि भाई एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, तो वो डेवलपर जैसा कोड वगैरह जनरेट करके नहीं देगा, वो उस लेवल का ही आउटपुट देगा जो आप बताते हो उसको। तो ये बताना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम से आप कोशिश करो कि आप ये बोलना चालू करो, पहला जो प्रॉम्प्ट है वो लिखो। बैकएंड डेवलपर कैसे लिख रहा है? यू आर ए बैकएंड डेवलपर, बिल्ड रेस्ट एपीआई विथ ऑथेंटिकेशन लॉगिंग एंड एरर हैंडलिंग। तो जब आप उसको बता देते हो कि यू आर ए बैकएंड डेवलपर, देन उसके बाद आप कोड देते हो, तो ये जो थोड़ा सा परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। और एलएलएम भी उसको फाइंड आउट हो जाता है कि किस एलएलएम के पास इस रिक्वेस्ट को भेजना है। अगर आप क्लाउड इंजीनियर हो, यू आर ए क्लाउड आर्किटेक्ट, डिजाइन एडब्ल्यूएस आर्किटेक्चर यूजिंग द EC3 S3 लैम्डा एंड एपीआई गेटवे। तो आपने बता दिया कि मेरे पास ये सर्विस है, तो आप इसको आर्किटेक्चर डिजाइन करके दो। तो ये एक लिखने का तरीका है, तो मैं थोड़े से सैंपल सामने दिखा दिया ताकि आइडिया हो जाए। कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है कि आपके इंस्ट्रक्शन जो है उसमें क्लियरिटी नहीं होती है। नो फॉर्मेट डिफाइन, आपने कोई फॉर्मेट ही डिफाइन नहीं किया कि आउटपुट आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। ओवरलोडिंग कॉन्टेक्स्ट, कभी कभी कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है और कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होता है। तो एक तो कॉन्टेक्स्ट छोटा होना चाहिए और बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो मिस्टेक्स करना, हमें क्या करना है? बंद करना है। प्रिकॉशन वाइल यूजिंग एआई, अगर एआई हम यूज कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन में रखना है? जैसे वैलिडेट आउटपुट, ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने बताया कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट कभी आता नहीं। उसके बहुत सारे रीजन है, एलएलएम में भी कमी है, मैं बार बार वो बोल रहा हूँ, लेकिन अब बोल रहा हूँ कि भाई आपके प्रॉम्प्ट लिखने में भी कमी है। तो एलएलएम में तो ऑलरेडी कुछ कमी है कि वो 80% एक्यूरेट होगा या 85 होगा, लेकिन प्रॉम्प्ट भी आप वो नहीं देख पा रहे जो आपको आउटपुट चाहिए। तो जो भी आउटपुट आता है उसको वैलिडेट करो। वैलिडेट करने के लिए क्या तरीका है? अगर आप बहुत सीनियर है तो खुद से करो, नहीं तो आप एक काम करो, दूसरे एआई टूल का इस्तेमाल करो। उस आउटपुट को दूसरे टूल को देके बोलो कि भाई एक बार चेक करो, इसमें और कुछ सुधार करना है क्या, या इसमें और कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो फिर आपको तुरंत सजेस्ट करेगा कि नहीं, आप इसमें सब सही है, ये दो तीन लाइन को आप चेंज करो। तो ये वैलिडेट आउटपुट करने का तरीका हो गया। अवॉइड सेंसिटिव डाटा, सेंसिटिव डाटा आपको बिल्कुल नहीं देना है। जब भी आप कॉन्टेक्स्ट में कोई कोड देते हो तो कॉपी पेस्ट करके, तो उसमें अगर कोई क्रेडेंशियल है, सीक्रेट पासवर्ड है, सीक्रेट्स है, कनेक्शन स्ट्रिंग है, कुछ भी ऐसी चीज है, आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट करो और स्टार 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 डाल दो। थोड़ा सा 4 5 6 स्टार लिख दो, और फिर वो कॉन्टेक्ट उठा करके एआई को दो। आपके सीक्रेट्स वगैरह वहां नहीं जाने चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा। क्रॉस चेक रिजल्ट, तो हमेशा जो रिजल्ट आता है उसको क्रॉस चेक करो, एकदम आंख बंद करके उस पर भरोसा मत करो। फिर यहाँ पर हम आते हैं एआई, फिक्सिंग एआई मिसअंडरस्टैंडिंग। जो एआई की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो एग्जैक्ट किस प्रकार से हम फिक्स कर सकते हैं, मतलब हम प्रॉम्प्ट में कैसे सुधार कर सकते हैं उसको सही करने के लिए। तो रिफ्रेश प्रॉम्प्ट होना चाहिए, ऐड एग्जाम्पल होना चाहिए, और सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शन, ये तीन तो मेन पॉइंट्स हो गए। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्ट ये। तो जैसे मान लो, समटाइम्स एआई गिव द रॉन्ग आंसर, इनकम्प्लीट रिजल्ट, और मिस इंटरप्रेटेड आउटपुट। तो दिस हैपन्स बिकॉज योर प्रॉम्प्ट वाज अनक्लियर, इनकम्प्लीट और एम्बिग्यूअस। तो ये देखो, ये इसने बता दिया कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो अगर अनक्लियर है, इनकम्प्लीट है और एम्बिग्यूअस उसमें है, तो डेफिनेटली आपका जो आउटपुट है वो
नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंड कर देगा उस चीज को, एआई समझ ही नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो और इसका डिटेल देख लेते हैं। रिफ्रेश प्रॉम्प्ट क्या होता है? जैसे मान लो, रीराइट यूर प्रॉम्प्ट इन ए क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे। जैसे बैड प्रॉम्प्ट क्या होता है? जैसे क्रिएट सिस्टम आपने बोल दिया, तो एआई कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको बोलते हो कि यू आर ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डिजाइन ए स्केलेबल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉर एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन डॉट नेट एंड एज्योर, तो देखो ये जो होता है, ये है रिफ्रेश्ड प्रॉम्प्ट। तो आपको जो है बैड प्रॉम्प्ट बिल्कुल नहीं देना है, तो ये चीज को ध्यान देना है। थोड़ा सा टाइप करने में मेहनत करना है बस, प्रॉम्प्ट में उसमें कंजूसी नहीं करना है मेहनत करने में। फिर इसके बाद देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और ऐड एग्जाम्पल, यानी कि हम एग्जाम्पल कैसे ऐड करते हैं। प्रोवाइड सैंपल इनपुट आउटपुट सो एआई अंडरस्टैंड द पैटर्न। आप इनपुट के लिए भी कोई पैटर्न दे सकते हो, और जो वो आउटपुट देने वाला है उसके लिए भी आप पैटर्न प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कन्वर्ट डाटा इनटू जेसन, तो इसमें आपने सैंपल दिया ही नहीं, आपने जस्ट बोल दिया कन्वर्ट डाटा इनटू जेसन। तो आप अगर मान लो कि कोई इनपुट्स अगर आप दे रहे हो कि भाई ये मेरा फॉर्मेट्स है, या फिर कोई एक सैंपल ही दे दे रहे हो, जैसे पूरा सैंपल है, ये अगर दे दे रहे हो, तो नेक्स्ट रिजल्ट आपको इससे मिलता जुलता देगा, यानी जेसन में ही देगा, सेम स्ट्रक्चर में। व्हेन टू यूज डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, टेस्ट केसेस और फॉर्मेटिंग टास्क, ये तीनों पे इसका इस्तेमाल होता है। सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शन, यानी किसी इंस्ट्रक्शन को कितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे ब्रेक कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट इनटू स्मॉलर क्लियर स्टेप। कई बार तुम्हारे पास ऐसे प्रॉम्प्ट होंगे जो 50 लाइन के होंगे, 100 लाइन के होंगे, और दूसरा वो कॉम्प्लेक्स होगा। अगर किसी दूसरे आपके कलीग्स को भी दे दोगे पढ़ने के लिए, तो वो भी उसको बड़े ध्यान से पढ़ेगा और 10 क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो तुम क्या करो, उसको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टुकड़े में तोड़ो, क्लियर स्टेप्स लिखो। जैसे मैं बार बार बोला, नोट पैड प्लस प्लस खोल के रखो, उसमें एक छोटा सा कोई आपका स्टेप लिख के एंटर करो, अगला लिखो एंटर करो। वो छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ो, पूरे प्रॉम्प्ट को, हर चीज को पूरा बनाओ, तो वो क्लियर विजिबल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट जो है, ये आपका गलत है, ये होना नहीं चाहिए। जैसे बिल्ड फुल सिस्टम विद फ्रंट एंड बैक एंड डाटाबेस ऑथेंटिकेशन एंड डेवलपमेंट, तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट हमने दे दिया उसको कि भाई तू एक पूरा सॉफ्टवेयर ही बना दे जिसमें फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, ऑथेंटिकेशन हो, और तू उसको डिप्लॉय भी कर दे, डिप्लॉयमेंट भी बता दे उसका। तो ऐसा नहीं देना चाहिए, आप उसको ब्रेक करो। अब ये ब्रेक कैसे करने बोल रहा है? जैसे स्टेप 1 बोल रहा है क्रिएट बैकएंड एपीआई, आप केवल बैकएंड एपीआई तो पहले ले लो। फिर उसके बाद आप उसको बोलो कि भैया इसका ऑथेंटिकेशन के लिए भी हमें लगा के दो। फिर बोलो कि मेरे को डाटाबेस डिजाइन करना है, फिर आप बोलो कि मुझे फ्रंट एंड। तो अलग अलग आप जो प्रॉम्प्ट लिखोगे ना ग्रुप वाइज, अलग अलग काम के लिए, तो वो आपको आउटपुट जो है प्रॉपर देगा। तो आप कभी भी अगर एक साथ प्रॉम्प्ट अगर दे दिए इतना कॉम्प्लेक्स, तो उसको ऑब्जेक्टिव पता नहीं चलेगा और वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो क्या बोल रहा है, इफ एआई मिस अंडरस्टैंड्स, फिक्स द प्रॉम्प्ट नॉट जस्ट द आउटपुट। यानी कि अगर किसी कारण से एआई गलत प्रॉम्प्ट दे दिया, या एक्यूरेट नहीं दे पाया, या आपको लग रहा है कि नहीं ये जो चाहिए था मेरे को वैसा नहीं मिला, तो आप वो आउटपुट को बैठ के सही करने मत बैठो, आप प्रॉम्प्ट को देखो। एक्चुअली में क्या करते हैं लोग कि जो आउटपुट आता है ना, वो आउटपुट को ही उठा के फिर दे देते हैं चैट को, तो भाई ये मेरे को नहीं चाहिए तो इसको चेंज कर, और वो फिर रिजल्ट देता है, फिर वापस बोलते हैं कि नहीं इसको और चेंज कर। लेकिन हमें क्या करना है कि हम जो है ना प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करना है, हमारा जो प्रॉम्प्ट है इसको करेक्ट करना है, तो जैसे प्रॉम्प्ट करेक्ट हो जाएगा आपका आउटपुट जो है वो प्रॉपर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज है, रॉन्ग वियस करेक्ट प्रॉम्प्ट। तो कुछ एग्जांपल शायद मैं यहाँ ऐड किया है, इसको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक्सप्लेन क्लाउड, आप क्लाउड का एक्सप्लेन करो, लेकिन उसे ये समझ नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताना चाहता हूँ। तो फिर उसके लिए हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन द AWS cloud architecture for scalable web application with diagram explanation and components। तो जब हम उसको क्लैरिटी देंगे तब वो फिर वो डाटा देगा, एक्सप्लेन करने का ट्राई करेगा हमें। चेकलिस्ट बिफोर राइटिंग प्रॉम्प्ट, अगर आप कोई प्रॉम्प्ट राइट कर रहे हो, तो एक नजर मारो, एटलीस्ट कम से कम 15 सेकंड का पॉज लो, और ये देखो कि जो प्रॉम्प्ट तुम एंटर करने जा रहे हो, क्या उसमें क्लियर गोल है, क्या आपने रोल डिफाइन किया है, क्या आपने आउटपुट फॉर्मेट दिया है? अगर देना है तो डेफिनेटली कंस्टेंट आपने दिया है, कंस्टेंट में आप परफॉर्मेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, और भी कंस्टेंट आप साथ में दे सकते हैं। तो अगर आप प्रॉम्प्ट को राइट कर रहे हो या राइट कर चुके हो नोटपैड में, तो उसको पेस्ट करने समय एक बार रिवाइज करते समय इन 4 पॉइंट्स के बारे में सोच लो। अगर कोई चीज छूट रही है तो डेफिनेटली ऐड कर दो, तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो क्लियर हो जाएगा।
फ्यूचर ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फ्यूचर तो डेफिनेटली है कि जब एआई के जितने भी प्रोडक्ट है उसी में होगा। तो जैसे एआई एजेंट में आप यूज करोगे, ऑटोनोमस वर्कफ्लो में करोगे, मल्टी मॉडल सिस्टम में करोगे, एआई का जितना भी आगे सिस्टम आ रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसमें काम करेगा ही। तो ये बहुत जरूरी है, इससे तो बच नहीं सकते, तो हर किसी को इसमें एक्सपर्ट्स होना पड़ेगा। अब इसमें आते हैं कंक्लूजन। प्रॉम्प्ट इज पावर, बेटर प्रॉम्प्ट इक्वल टू बेटर आउटपुट। आप अगर बेटर प्रॉम्प्ट करोगे बेटर आउटपुट लोगे। प्रैक्टिस एंड रिफाइन कंटिन्यूसली। आप आज से चालू करोगे तो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही आप बेटर प्रॉम्प्ट देना चालू कर दोगे, लेकिन हाँ ये है कि प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार अपनी गलती को सुधारोगे, धीरे धीरे आपके प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका जो रिफाइन होता जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा जब आपका प्रॉम्प्ट बहुत ही करेक्ट वे में जाएगा और आपको आउटपुट भी बड़ा बेटर मिलेगा, आप जैसा चाहते हो वैसा आउटपुट मिलेगा। तो ये चीज को हमेशा हमें ध्यान देना है। तो थैंक यू। अब अपन क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं।